गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 2 वर्ण विचार के प्रश्न उत्तर। अभी तक हमने आपका पाठ पढ़ा कि वर्ण विचार क्या है और कल हमने किए थे इसकी अभ्यास माला कि नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, मात्राएं लगाकर शब्दों में से वर्ण विच्छेद किस प्रकार किए जाएंगे, सही गलत क्या है। तो ये सब हमने जाना कि शब्दों में से वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है, व्यंजनों को और स्वरों को अलग अलग कर कर जो है हम वर्ण विच्छेद करते हैं, उनकी मात्राएं अलग करके हम वर्ण विच्छेद करते हैं, किस प्रकार मात्राएं लगाकर नए शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं, ये सब हमने कल किया। आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर, लेकिन फिर भी एक बार हम पाठ को दोहरा लेते हैं। तो हमने जाना कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसी ध्वनियाँ जिनके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 प्रकार के हैं। हिंदी वर्णमाला में में 52 वर्ण हैं, जिनको हमने स्वर व व्यंजन के रूप में जाना। तो वर्ण के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की संख्या है 33। इस प्रकार ये बन के मिलते हैं 52। इस प्रकार जो है और भी हैं, संयुक्त व्यंजन भी हैं इनके अंदर। इस प्रकार इनकी टोटल संख्या जो है 52 कहलाती है। अब इसमें स्वर कितने प्रकार के हैं? इसमें स्वर जो हैं, स्वर के प्रकार तो हमने जाना कि 3 प्रकार के हैं। पहला है ऋस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ऋस्व स्वर वे जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ जो है वो इस श्रेणी में आते हैं। और प्लुत स्वर जो ओम के बीच में ये ध्वनि आती थी, जिसको उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता था, ओम, लेकिन अब इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता। फिर बात करते हैं हम व्यंजन की। अब हम बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। हमने जाना स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत क से म तक के सारे व्यंजन आते हैं। इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा जो है मुख में कंठ, तालु, मूर्धा सब जगह स्पर्श करती है। इसी प्रकार अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, जिसमें जीवा जो है कंठ को छूती है। और ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुख से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमारे मुख में गर्म हवा जो है उसका निर्माण होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन की संख्या दी गई है। क्ष, स, ह जो है इस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने जाना वर्णों से जब क्रमबद्ध समूह में इनको जमा दिया जाता है, व्यवस्थित रूप से लगा दिया जाता है, तो वह कहलाती है वर्णमाला। वर्ण के प्रकार जाने हमने, स्वर व व्यंजन। हमने जाना कि 3 प्रकार के स्वर हैं और 3 प्रकार के व्यंजन हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के समावेश से बनते हैं। क प्लस श यानी कि क्ष, त प्लस र
त्र, इसमें भी 4 है। और फिर हमने जाना द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति 2 बार होती है तो वह है द्वित्व व्यंजन। इसका उदाहरण हमने पढ़ा था अम्मा। ठीक है, अब हमने जाना, इसके बाद हमने जाना मात्राओं के बारे में कि मात्राएं लगकर व्यंजनों के साथ जब हम मात्राएं लगाते हैं तो नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार होता है। और र व्यंजन एक ऐसा है जिसको हम 3 तरह से मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, रेफ, पदेन और नीचे पाई के रूप में। तो ये आपकी जो पाठ का है दोहरान हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 5, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, और दूसरा व्यंजन। तो हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई है वर्ण भाषा की, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर व व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये कौन से हैं? तो हमने जाना ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऋस्व स्वर से दो गुना समय लगता है
दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये कौन से हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऋ स्वर से 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जो कि इस प्रकार है: आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब है प्रश्न 3, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हमारा उत्तर है व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी कि इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को जो है स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अंतःस्थ व्यंजन यानी जो हमारे अंदर से ही हवा निकलती है, अंदर ही स्थित होते हैं, इनका उच्चारण करते समय जो है हवा हमारे अंदर, मुख के अंदर से ही निकलती है, इनको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतःस्थ 4 और ऊष्म भी हैं 4। तो स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है जैसे कि पहला है स्पर्श व्यंजन जिसमें क से म तक व्यंजन आते हैं। फिर है अंतःस्थ जिसके अंदर आते हैं य, र, ल, व। फिर है ऊष्म व्यंजन जिसके अंतर्गत आते हैं श, श, स और ह। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से म तक के व्यंजन इसमें आते हैं, अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, स, ह।
फिर है हमारा स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा यानी कि हमारी जो जीभ है, जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यानी कि होंठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है। फिर है अनुनासिक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जब रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है तो वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे आँख। अनुनासिक यानी कि हमने जाना कि ना ये वर्ण है ना ये स्वर है, ये इनके बीच आते हैं, या तो ये स्वर के साथ लगते हैं या फिर व्यंजनों के साथ लगते हैं। और रेखा के ऊपर जब हम इस प्रकार का निशान बनाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, चांद बनाते हैं, उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं, तो वह अनुनासिक कहलाता है। इसका उदाहरण है जैसे कि आँख। हमारे प्रश्न उत्तर
पूरे हुए। तो फिर से हम एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। भाषा यानी कि हमारे विचारों के आदान प्रदान का साधन जो है भाषा कहलाते हैं। वह लिखित भी है, वह मौखिक है, लेकिन मौखिक होगा तभी हम समझ पाएंगे, तभी लिखेंगे। इसलिए निर्माण हुआ वर्णों का। जो ध्वनियां निकली गई उनको कहा गया वर्ण, और वर्णों को विभाजित किया गया वर्णमाला के द्वारा। हमने इनको एक क्रम में सजाया, क्रमबद्ध तरीके से लगाया, जिसको वर्णमाला कहा गया। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के हैं व व्यंजन 3 प्रकार के हैं। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जा सकते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, इसे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन, इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। इनको लिख तो सकते हैं, और लिख किस प्रकार सकते हैं? मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यंजन जो है उसके नीचे जब हम ये वाली रेखा का निर्माण कर देते हैं, यानी कि ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। हम कोई भी व्यंजन लिखेंगे, आप कुछ भी ले लीजिए, अगर हमने ये रेखा इसके नीचे, और इस रेखा को हमने क्या जाना? इस रेखा का नाम है हलंत। इस रेखा का नाम है हलंत। यानी कि जब हम किसी भी व्यंजन के नीचे ये रेखा लगाते हैं, यानी कि वह स्वर रहित है। फिर हमने जाना वर्ण विच्छेद। दोबारा एक बार बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कि माला, इसमें म में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है? आ की जुड़ी हुई है। तो इसको आधा दर्शाने के लिए मैंने ऐसे किया, म जमा आ प्लस ल जमा आ। ज जल। जब कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि उस व्यंजन के अंदर जो है स्वर निहित है, अ का स्वर निहित होता है। तो यहाँ अगर कोई मात्रा नहीं है तो हमने उसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार किया। तो आपको बहुत अच्छे से दोबारा सारा पाठ समझ में आ गया होगा कि मात्राओं का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय, शब्दों में से वर्ण विच्छेद करते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है। तो हमने जाना वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं, और मात्राओं के चिन्ह कौन कौन से हैं। और हमने जाना कि र एक ऐसा व्यंजन है जिसको मात्रा के रूप में भी हम लगाते हैं। 3 प्रकार से लगा सकते हैं, और वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जा सकता है। आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी अभ्यास माला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसका अभ्यास करने से आपको और अच्छी नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी।